This call is now being recorded. This call is now in use. सेकंड सत्र में पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनु ठुकराल मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दुर्गा सुमंगली मैडम उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ईसीजी, और ईसीजी पर हम लोग इसको तिवारी जी का स्वागत है। और तिवारी जी जो है आज ईसीजी पर चर्चा करेंगे। अरविंद सर को प्रणाम और अपने गुरुजनों को प्रणाम, साथियों को प्रणाम। जैसा सर ने बोला था, आज हम लोग ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वास्कुलर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ईसीजी जो हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए परफॉर्म होता है टेस्ट, और वो पेपर पे प्लॉट होता है, तो वो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स क्या है, कैसे वो प्लॉट होता है या उसको कैसे रीड कर पाएंगे हम लोग, उस पर चर्चा करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तिवारी जी, जी सर, इस क्लास को अभी हम लोगों ने ओपन टू ऑल इसमें नहीं किया था, क्लास में नहीं किया है। जी सर, लेकिन हम जो वीडियो होगा हम वो उसको बाहर वायरल कर देंगे, उसको जो है पब्लिक कर देंगे, सो दैट कि और लोग भी लाभान्वित हो सके। अभी हमने क्लास में नहीं बुलाया है उनको, क्लास में ओपन टू ऑल नहीं किया था क्लास में, लेकिन अब जो होगा तो ताकि देखने में सभी लोगों को देख पाए, इसलिए उस पर्पज से कर देंगे। ठीक है, सब लोगों को अगर अनु ठुकराल मैडम उसको वायरल कर देंगे तो वो पब्लिक में हो जाएगा। तो पब्लिक हम वैसे ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन पब्लिक में भी आप देख सकते हैं ओपनली। ठीक है सर, ठीक, तिवारी जी कंटिन्यू करिए। यस, स्क्रीन विजिबल है ना सर? स्क्रीन विजिबल है? यस, ओके सर। तो हम लोगों ने पीछे हार्ट के फंक्शन को समझा था, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है 2 मिनट पीछे से, तो हम लोगों को क्लियर होगा। हम लोगों ने ये पीछे पढ़ा था कि ये हार्ट है, इसका फंक्शन कैसे होता है। बॉडी में पूरा ब्लड फंक्शन करने के बाद सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में, राइट साइड में एट्रियम में आता है, और एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है, और जब राइट वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो ये पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को चला जाता है, जहां पर उसमें ऑक्सीजन इनरिच किया जाता है, और उसको दूसरे शब्द में कुछ लोग बोलते हैं प्यूरिफाई होता है। एक्चुअली वो ऑक्सीजन इनरिच होता है, और वहां से ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, वहां से मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वाल्व के थ्रू एओर्टा में एंटर करता है, जहां से हार्ट को खुद बाकी बॉडी पार्ट्स को जाता है। तो फंक्शन इसमें ये हुआ, वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लंग्स से राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा। सॉरी, इसमें क्या है कि राइट एट्रियम कुछ देर के लिए, लेफ्ट और राइट एट्रियम एक साथ काम करते हैं। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम दोनों एक साथ काम करते हैं। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों एक साथ काम करते हैं। एक साथ काम करने का मतलब कि दोनों एक समय पंपिंग करते हैं या दोनों एक साथ रिलीज होते हैं। एट्रियम दोनों एक साथ, चाहे लेफ्ट और राइट हो, और वेंट्रिकल दोनों एक साथ, लेफ्ट या राइट हो। तो ये जो होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 0.8 सेकेंड की कार्डिक साइकिल है। मीन्स की 0.8 सेकेंड में ये पूरा एक
कंप्लीट साइकिल हो जाता है, कार्डिक साइकिल। तो इसी जो पंपिंग होती है, जैसे राइट एट्रियम एक तरह से पंपिंग का काम करके राइट वेंट्रिकल में भेजता है और राइट वेंट्रिकल पंपिंग करके लंग्स को भेजता है। तो ये जो पंप होता है इसके लिए एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होती है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कि SA नोड, साइनो एट्रियल नोड ये होता है। और ये क्या करता है इसको देखते हैं फिर से। एक देखिए, ये हम लोगों ने उसी को इस तरह अगर इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में देखेंगे तो ये जो राइट एट्रियम है इसके टॉप में SA नोड, जिसे पेस मेकर भी कहते हैं, ये स्थित होता है अपर पोर्शन में। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। थोड़ी तो साइनो एट्रियल नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है और ये एट्रियम के थ्रू, एट्रियम में पहले इनरवेट होता है दोनों में, राइट में और लेफ्ट में, और ये वहां से जाता है एक रास्ता इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर एक रास्ता है, इस पाथ से इसमें आता है, मतलब एवी नोड में आता है। ऐसे नोड से एवी नोड में आता है। एवी नोड को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और ये नोड वापस सेप्टम में सबसे पहले बंडल ऑफ हीज है, वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। राइट वाले को राइट और लेफ्ट वाले को लेफ्ट बंडल ब्रांचेस बोलते हैं। और यहां से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है और जो ये फैले हुए हैं इनको परकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। तो ये करंट जो होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स SA नोड से निकल के AV नोड से होते हुए, बंडल ऑफ हीज से होते हुए, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से होते हुए, ये जो वेंट्रिकल से इसके आसपास जो परकिंजे फाइबर्स है, इस तरह पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाता है और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है। और यहाँ पर डायस्टोल या सिस्टोल या डायस्टोल का फंक्शन होता है। जब वो करंट आती है तो पंपिंग होता है, जिसको सिस्टोल बोलते हैं, और जिस वक्त करंट नहीं रहते डायस्टोल मतलब रिलैक्स कंडीशंस में आता है। तो ये साइनो एट्रियल नोड जो पेस मेकर है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। तो जब ये सबसे ऊपर पार्ट एट्रियम में यहां जनरेट करता है तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ये कंप्रेस होता है, माने पंपिंग करता है। ये जब पंप करता है तो फ्लूइड जो है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल में भर जाता है। और जब यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है वेंट्रिकल में, तो ये वेंट्रिकल पंपिंग करता है, माने सिस्टोल होता है और फ्लूइड हार्ट लंग्स को चला जाता है। उसी तरह पैरेलल में जब ये इधर जाता है बगल में, माने इसके लेफ्ट एट्रियम में जाता है, तो ये कंप्रेस होता है, माने पंपिंग करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्रेस होकर बॉडी को भेज देता है। तो SA नोड is responsible for generating electrical signal and it's move forward through AV node, bundle of हीज, right and left bundle branches and Purkinje fibers. तो Purkinje fibers में स्प्रेड होता है और यहाँ पे पंपिंग का फंक्शन कंप्लीट होता है। तो ये जो एक्चुअली में फंक्शन होता है इसके लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसमें दो चीजें, एक तो है टाइम और दूसरा है अमाउंट, कितनी देर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहता है और इलेक्ट्रिकल जो अमाउंट है चाहे वोल्टेज या करंट एम्पलीट्यूड के फॉर्म में वो कितना रहता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि SA नोड से जो ट्रांसफर होता है वो कितना टाइम ले रहा है, तो ये कराता है। एक चीज और होती है कि जब SA नोड से AV नोड आता है और बंडल ऑफ हीज में आता है, AV नोड का फंक्शन है कि ये इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिले कराता है वेंट्रिकल्स में जाने पर। AV नोड का एक फंक्शन ये है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को AV नोड के थ्रू जब जाता है परकिंजे फाइबर्स में, बंडल ऑफ हीज और बंडल ब्रांचेस के थ्रू, तो वो डिले कराता है। डिले इसलिए कराता है कि जो एट्रियम का कंप्रेशन है माने पंपिंग है वो कंप्लीट हो जाए। पता लगा उसके कंप्लीट हुए बिना भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल चला गया बंडल ऑफ हीज के थ्रू होते हुए वेंट्रिकल में, तो वो पहले ही वो पंपिंग का कार्य कर देगा, सिस्टोल हो जाएगा।
एवी नोड डिले कराता है, ये कंफर्म करता है कि एट्रियम कंप्रेस हो गया। तो ये एक काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इसमें अलग अलग टाइम लगता है। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो 0.8 सेकेंड के साइकिल है, तो एक बार में 1/0.8 मीन्स 72 के आसपास हार्ट बीट करता है। तो ये हम लोगों ने समझा कि कैसे ये फंक्शन करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है, ये टाइम है, इसको रीड करना है कि कब वो जनरेट हुआ, कितना टाइम लगा, क्योंकि 0.8 सेकेंड में साइकिल कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, और हर फंक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो मिला कि नहीं मिला, तो कितना करंट लगा, तो इसको मेजर करते हैं। और हमारी बॉडी क्या है कि फ्लूइड से भरी हुई है, हमारी बॉडी में फ्लूइड और टिश्यू, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिकल करंट के कंडक्टर है, इसमें करंट इजिली फ्लो होता है, कंडक्टर है। तो इसीलिए हम इस करंट को अपने बॉडी के ऊपर मेजर करते हैं इलेक्ट्रोड के थ्रू। जो भी बॉडी में ये देखिए चिपकाया गया है, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये जो एक मशीन है, जो ईसीजी मशीन है, इसके थ्रू हम अलग अलग लोकेशन, हम लोकेशन नहीं बोल रहे, लोकेशन अलग अलग है, उस लोकेशन पर इलेक्ट्रोड को रख देते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड इसलिए होता है कि हमारी बॉडी इलेक्ट्रिकल करंट के लिए कंडक्टर है, तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो दिस रिकॉर्ड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो रिकॉर्ड हमको पेपर पे मिलता है, इसी को ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या चीज है? तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की है, दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का? हार्ट के लिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिकॉर्ड है ईसीजी। जिस पेपर पे पेपर पे करते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पेपर बोलते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। सबसे पहले एंथोवेम विलेम ने इसको किया था, ये डच पर्सन थे, तो इन्होंने ईसीजी पे काम किया था, इनका ही नाम है। तो ये करंट जो फ्लो होती है पेपर पे रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पेपर। इस टेक्निक को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, और इस रिकॉर्ड को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं ईसीजी। मतलब ईसीजी करने का मतलब है कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पेपर। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये क्या होता है पेपर? ये एक मशीन होती है जिसपे ग्राफ के फॉर्म में पेपर बने होते हैं, जो इस मशीन में मूव करते हैं। तो ये पेपर जो होता है, इस पेपर में ग्रिड बना रहता है। ये देखेंगे कि जो ईसीजी का पेपर लेंगे आप, तो देखेंगे कि छोटे, सबसे छोटा खाना 1 mm ओरिजेंटल एंड 1 mm वर्टिकल है। मतलब 36 में 1 mm का ये खाना है, और ऊर्ध्वाधर जिसको वर्टिकल बोलते हैं वो भी 1 mm का है। और 5 खाने के बाद आफ्टर 5 ब्लॉक्स एक थिक लाइन है, देयर इज अ थिक लाइन इन वर्टिकल एंड ओरिजेंटल आफ्टर 5th स्क्वायर्स। आप देखेंगे ये वर्टिकल है, और वैल्यू 1 जो ये खाना है, एक ब्लॉक, वैल्यू ऑफ 1 ब्लॉक इन द हॉरिजॉन्टल इज द 1 mm इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ। आप हॉरिजॉन्टल भी जाएंगे तो भी 1 mm है एक ब्लॉक की विड्थ, और वर्टिकल भी 1 mm। इस तरह जो ये एवरी 5 खाने के बाद एक थिक लाइन है, और इसको देखेंगे इस तरह एक खाना है, ये 5 खाना, और पूरा एक ग्राफ बना हुआ है। अगर इस ग्राफ को देखेंगे अच्छे से, उसी ग्राफ को थोड़ा एक्सपेंड करके दिख रहा है कि ये यहां से यहां तक 1 ब्लॉक 1 mm, और अगर हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो 1 mm इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड। मीन्स कि 0.04 सेकेंड जो टाइम है वो एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दोनों थिक लाइन के बीच में देखेंगे तो ये 0.2 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। Time between two thick line is 0.2 second. It is equal to 5 block. 1 block is equal to 0.04 second. वर्टिकल देखेंगे तो ये मिली वोल्ट में एम्पलीट्यूड है करंट का,
तो 1 block is 0.1 millivolt and 5 block is equal to 0.5 millivolt. ये हम लोग इस ब्लॉक को इस तरह मेजरमेंट करके ऐसा स्केल बना के मेजर करते हैं. टाइम एक्स एक्सिस पे है 1 mm 0.04 सेकेंड, 5 mm 0.02 सेकेंड. सॉरी मैं साथ पीछे कुछ और बोला. 1 mm इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड और 5 mm इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड. और एम्पलीट्यूड क्या है? 1 mm इज इक्वल टू 0.1 मिलीवोल्ट और 5 mm इज इक्वल टू 0.5 मिलीवोल्ट. ये टाइम है. 1 mm 0.04 और 5 mm 0.2 सेकेंड. ये ईसीजी करते क्यों है? फायदा क्या है इसका? ईसीजी इसलिए करते हैं कि हमको हार्ट रेट पता चल जाए. क्या कोई प्रॉब्लम है हार्ट रेट में? क्या हार्ट का जो रिदम है, मंस इसके बाद ये, इसके बाद ये जो रिदम है, क्या वो सही है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में कुछ एबनॉर्मेलिटी है. पुअर ब्लड फ्लो है, क्या हार्ट का ब्लड फ्लो कम है? हार्ट अटैक की कंडीशन है क्या? या कॉरोनरी आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम है? या हार्ट के चेंबर में हाइपरट्रॉफी है, वेन्स की चेंबर बड़े हो गए हैं? इन सब डिजीज को जानने के लिए ईसीजी उपयोग में ले आते हैं. अब ईसीजी जब करते हैं ये इस पेपर पे तो कैसा दिखता है? ये देखिए, ये एक ग्राफ प्लॉट होता है. जो एक कार्डिक साइकिल का ग्राफ है वो इस तरह प्लॉट होता है. ईसीजी नॉर्मली हम लोग देखे होंगे तो ऐसा पेपर पे इस तरह का ग्राफ प्लॉट होता है, जिसमें एक there is a graph of one cycle of a heart, that is 0.8 second. P क्या है? This is the atrium systole है actually. फर्स्ट फंक्शन में क्या बोला था कि एट्रिया सिस्टोल करेगा, तो P is for atrium systole. QRS is a complex of ventricle systole and T is the ventricle diastole. मीन्स कि जब पंप हार्ट का एट्रियम पहले कंप्रेस करता है 0.1 सेकंड के लिए, फ्लूइड को वो भेजता है वेंट्रिकल में. तो जो पी वेव बनती है, पी वेव ये जनरेट होती है जब एट्रियम सिस्टोल होता है, कंप्रेस होता है. पी वेव arises when the impulse from SA node sweep over the atria. Atrial depolarization. Depolarization means एट्रियम का कंप्रेशन. डिपोलराइजेशन माने कंप्रेशन, पंपिंग. तो ये जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव करता है एट्रियम में तो ये ग्राफ प्लॉट होता है करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में. तो एम्पलीट्यूड कितना होता है? 0.1 to 0.12 मिलीवोल्ट. और टाइम कितना लगता है पी का यहां से यहां तक? 0.1 सेकेंड. सॉरी बहुत तकलीफ है थोड़ा. तो ये P जो है वर्टिकल 0.1 से 0.1 मिलीवोल्ट का बनता है और ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड का बनता है. P जब फंक्शन परफॉर्म हो जाता है तो थोड़े टाइम के बाद QRS परफॉर्म होता है. ये जो P परफॉर्मेंस है ये एट्रियम की बात किया, QRS वेंट्रिकल की बात करेगा, वेंट्रिकल की. तो जब वेंट्रिकल कंप्रेस होता है तो QRS एक कॉम्प्लेक्स बनता है इलेक्ट्रिकल करंट का, और पहले निगेटिव में करंट होती है, फिर R पॉजिटिव में एम्पलीट्यूड है, S निगेटिव है और ये वापस न्यूट्रल हो जाती है. तो ये QRS क्या है? वो पंपिंग है जब ब्लड लंग्स में और बॉडी में जा रहा होगा, राइट से लंग्स में और लेफ्ट से बॉडी में जा रहा होगा. तो QRS इज अ कॉम्प्लेक्स जब इलेक्ट्रिकल करंट वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो रही है तो ये बनता है. इसमें क्या है? ड्यूरेशन टोटल कितना है इसका? 0.8 से 0.08 to 0.1 सेकेंड. मतलब ये जो टाइम रिक्वायर्ड है 0.08 to 0.1 सेकेंड ये टाइम लगता है. और इसका एम्पलीट्यूड कितना है? जो Q है वो निगेटिव वेव बनी है 0.1 से 0.2 मिलीवोल्ट, R पॉजिटिव वेव है 1 मिलीवोल्ट है और S निगेटिव करंट निगेटिव में है तो ये 0.4 मिलीवोल्ट है. तो QRS एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें पंप होता है
लंग्स में या बॉडी में जाता है। तो ये वेंट्रिकल्स कंप्रेशन को दिखाता है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मैंने वेंट्रिकल कंप्रेस हो गया, सिस्टोल हुआ सिस्टम। और जब ये सिस्टोल हो जाने के बाद, ये एक्टिविटी होने के बाद कुछ टाइम बाद ये वेंट्रिकल वापस अपनी कंडीशन में आता है, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मींस कंप्रेशन, रीपोलराइजेशन मींस कि अपने कंडीशन में रिलीज होके, रिलैक्स होके अपने कंडीशन में आता है। तो जो टी वेव है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द रिलैक्सेशन प्रोसेस ऑफ द वेंट्रिकल, टी इज द। तो टी क्या कहता है, एट्रियल रिपोलराइजेशन अकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। वो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होने के बाद जब रिपोलराइजेशन होता है तब ये टी बनता है। रिपोलराइजेशन मींस कि रिलैक्स होना। द ईसीजी डिस्क्राइब above originates from the SA node is called sinus rhythm, इसको साइनस रिदम भी बोलते हैं। द रेट ऑफ साइनस रिदम इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो ये जो बनता है ईसीजी ग्राफ इस तरह बनता है। हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। पी जो है ये एट्रियम का सिस्टोल है, क्यूआरएस वेंट्रिकल सिस्टोल है, एंड टी वेंट्रिकल डायस्टोल है, मतलब रिपोलराइजेशन। अब चूंकि यहां पर आप एट्रियम के डीपोलराइजेशन को तो देख पा रहे हैं, लेकिन एट्रियम के रिपोलराइजेशन की पिक्चर यहां नहीं है, क्योंकि उसके पैरेलल में वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होता है, तो एट्रियम का रिपोलराइजेशन उसके पीछे छिप जाता है, वो छोटा ग्राफ बनता है। तो यहां पर वो नहीं दिखता, क्योंकि होना दोनों को है। पहले एट्रियम डीपोलराइज होगा, उसके बाद एट्रियम रिपोलराइज होगा, लेकिन एट्रियम जब रिपोलराइजेशन होता है उसी समय वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन पैरेलल में होता है, इसलिए वो ग्राफ छोटा है, दिखाई नहीं देता है। तो पी क्या है, एट्रियम का डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, और एट्रियम का रिपोलराइजेशन इसके पीछे छिप गया, क्यूआरएस के पीछे, क्योंकि वो छोटा बनता है, इसलिए वो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। और टी है वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन मींस रिलैक्सेशन, और डीपोलराइजेशन में इसकी पंपिंग, सिस्टोल। तो ये तीन ग्राफ जो मुख्य रूप से दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई देते हैं। अब इसमें क्या है कि एक टाइम बताया गया कि पी का टाइम ये है, क्यूआरएस का टाइम ये है, और टी का टाइम ये है। तो हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि कौन अपना टाइम प्रॉपर ले रहा है, कौन प्रॉपर नहीं ले रहा, क्या ग्राफ प्रॉपर प्लॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पता चलता है। अगर हम ये देखें कि वो इसी जो ग्राफ है उसको थोड़ा इन अलग अलग डिस्टेंस में बांट के देखना चाहते हैं। टीआर इंटरवल मींस कि जब एट्रियम का डीपोलराइजेशन शुरू हुआ और डीपोलराइजेशन होने के बाद कब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन शुरू हुआ, मींस एट्रियम कंट्रैक्ट हो गया, उसके बाद टाइम डिले हुआ, कुछ देर बाद वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन हुआ। तो ये जो टाइम डिले है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एवी नोड लगा है, वो डिले कराता है। तो एट्रियम का सिस्टोल शुरू होने से और वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू होने के बीच का जो टाइम है, इसको कहा गया पीआर इंटरवल। फिर से इसको सुन लेते हैं। एट्रियम को का सिस्टोल माने डीपोलराइजेशन शुरू होने से लेके और वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन शुरू होने के बीच के टाइम इंटरवल को बोलेंगे पीआर इंटरवल। ये टाइम कितना आता है, ड्यूरेशन क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स फ्रॉम एसएन टू वेंट्रिकल वाया एवी नोड, पॉइंट 1, मतलब एवी नोड के थ्रू कब करंट वहां पहुंची उसको सिस्टोल होने के लिए वेंट्रिकल का। तो दिस टाइम इज 0.1 to 0.2 से 0.1 to 2.2 सेकेंड, मतलब एसए नोड का करंट कब पहुंचा वेंट्रिकल के पास, टोटल टाइम, दैट इज पीआर इंटरवल। नेक्स्ट इंटरवल इज आर इंटरवल। अगर ये आर यहां से है तो अगला आर जहां पे आएगा
उसके बीच का जो गैप होगा, टाइम गैप, ये आर है और अगला आर जहां आएगा, इनके बीच का जो टाइम आएगा वो है आर आर इंटरवल, और दैट इज इक्वल टू अ कार्डियक साइकिल, दैट इज 0.8 सेकेंड। मतलब नेक्स्ट आर इसमें दिखाया नहीं गया है, जो ही नेक्स्ट आर आएगा इन दोनों के बीच के टाइम को बोलेंगे आर आर इंटरवल, और ये 0.8 सेकेंड के बराबर, दैट इज इक्वल टू कार्डिक साइकिल। तो आर आर इंटरवल। नेक्स्ट फॉर द क्यू टी इंटरवल। क्यू मीन्स ये बोल रहा है, ये नीचे दिखाया गया है, जब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन शुरू हो गया, स्टार्टिंग ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल और एंड ऑफ रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, टाइम बिटवीन दिस, क्या कह रहा है, इंटरवल बिटवीन ऑनसेट ऑफ क्यू वेव एंड एंड ऑफ टी वेव, मीन्स स्टार्टिंग ऑफ depolarization of ventricle and end of depolarization of ventricle, repolarization, पहले depolarize होगा फिर repolarize होगा। तो इन दोनों के बीच में ये पूरा वेंट्रिकल का टाइम बता रहा है कि कब वेंट्रिकल डीपोलराइज शुरू हुआ और कब वो रिपोलराइज हो गया, वापस अपनी कंडीशन में आ गया। तो ये टाइम है क्यू टी इंटरवल। तो क्यू टी इंटरवल को जानना जरूरी है, इसलिए कि हम ये देख पाते हैं कि कितना टाइम लगा इसको पंप करके अपनी कंडीशन में आने में। क्यू टी इंटरवल क्या है कि पंपिंग शुरू किया वेंट्रिकल और वापस अपनी कंडीशन में रिलैक्स होने के बाद, मतलब दोनों एक्टिविटी कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज क्यू टी इंटरवल। इट शोज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, दोनों एक्टिविटी कितनी देर में कंप्लीट हुई। पी आर सेगमेंट, ये पी के बाद और क्यू के पहले एक सेगमेंट है, ये पी आर सेगमेंट। ये क्या बोलता है कि एट्रियम का जो डीपोलराइजेशन कंप्लीट होने के बाद वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन कब शुरू हुआ। डीपोलराइजेशन, ये दोनों डीपोलराइज है। एट्रियम का डीपोलराइजेशन कंप्लीट हुआ और वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन शुरू हुआ, तो इसके बीच में कितना टाइम लगा, डिले कितना हुआ, टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड एंड ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम, इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगा, दैट इज पी आर सेगमेंट। फ्लैट लाइन बिटवीन end of P wave and start of QRS complex, time delay between atrial and ventricle activation माने depolarization, माने एट्रियम के काम कंप्लीट होने के बाद, मतलब सिस्टोल होने के बाद, कब उसका सिस्टोल शुरू हुआ वेंट्रिकल्स का, उनके बीच का गैप है, दैट इज पी आर सेगमेंट। एक एसटी सेगमेंट, वेंट्रिकल ने अपना काम कंप्लीट किया, मींस की डीपोलराइज हुआ, और कब रिपोलराइज शुरू हुआ, कितनी देर उसको लगा स्टार्ट होने में, माने डीपोलराइज माने सिस्टोल होने के बाद डायस्टोल होने के बीच उसी पार्ट को कितना टाइम लगता है, ये डिले है। टाइम इंटरवल बिटवीन एंड ऑफ एस वेव एंड ऑनसेट ऑफ टी वेव। एस वेव एंड हुआ और टी वेव शुरू हुआ, तो इसके बीच में जो टाइम है दैट इज कॉल्ड एस टी सेगमेंट। और इसका टाइम कितना हो गया, टाइम बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, दैट इज 0.08 सेकेंड, मतलब 0.08 सेकेंड बाद ही वो वापस रिपोलराइज होना शुरू होगा। ये ग्राफ था, इसमें अगर कुछ क्लियर हो तो बात करें, अदरवाइज मतलब क्लियर हो गया हो तो आगे चले। एक ग्राफ है, देखिए ये इस तरह का है, यहाँ ये हार्ट बीट ऐसे है और यहाँ पे ये हार्ट बीट ऐसे है। ये देखिए ये थिकनेस देखिए इरेगुलर हार्ट बीट का, यहाँ पर ये क्यूआरएस सेगमेंट इस तरह है, यहाँ पर पतला है, यहाँ पे मोटा है। इट मीन्स कि ये जो है इरेगुलर है,
कहीं पे ये देखिए यहाँ पर जो जनरेट हो रहा है, यहाँ पर एक जनरेट हो रहा है, ये टाइम डिले ज्यादा है, ये छोटा है, यहाँ पर इस वेव के बाद छोटा, या इस वेव के बाद बड़ा आ रहा है, तो ये इरेगुलर हार्ट बीट है। मतलब इससे ये पता चलता है कि हार्ट के अलग अलग पार्ट के फंक्शन में अलग अलग टाइम ले रहा है। जैसे देखिए इसके बाद ये सेगमेंट, जैसे हम लोग ये टी सेगमेंट देखे थे, या टी सेगमेंट बहुत बड़ा है, तो ये इरेगुलर हार्ट बीट है। जैसे मान लीजिए पी वेव नॉर्मल कैसा बनेगा, इस शेप में बनेगा। पी वेव शोज एट्रियल डिपोलराइजेशन। अब 0.1 सेकेंड के लिए, अब जैसे ये इस तरह बनता है, राइट एट्रियल हाइपोट्रॉफी, अगर दाहिने राइट पार्ट में जो एट्रियल बढ़ गया है, तो ये ग्राफ कैसा बन सकता है, इस शेप में बन सकता है। अगर आपको ऐसा शेप मिलता है पी का, तो आप ये कह सकते हैं कि राइट एट्रियल में इनलार्जमेंट है, हाइपरट्रॉफी है। और अगर ये LAE इस तरह का मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियल में हाइपरट्रॉफी है। ये ग्राफ अगर ऐसा पी वेव अगर आपको इस शेप में मिलता है, तो एक्सपेक्टेड आपको ये प्रॉब्लम मिलती है। नॉर्मल कैसा है, ये इस शेप में है। राइट एट्रियल में हाइपरट्रॉफी है तो ये शेप मिलता है, और लेफ्ट एट्रियल में हाइपरट्रॉफी है तो ये शेप मिलता है। टॉल एंड ब्रॉड बेस्ड आर एम शेप, ये हाइपरट्रॉफी है। अगर पी वेव अब्सेंट हो जाता है, तो एक डिजीज है हाइपरकेलेमिया। ये क्या होती है हाइपरकेलेमिया, देखिए आपको बताते हैं। हाइपरकेलेमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके रक्त में पोटेशियम का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। तो अगर पोटेशियम का स्तर बढ़ गया है, हाइपरकेलेमिया, तो उस केस में आपको कैसा मिलेगा, पी वेव अब्सेंट हो जाएगी, मिलेगा ही नहीं आपको। और एट्रियल फिब्रिलेशन, इस केस में भी पी वेव अब्सेंट हो सकती है। हाइपरकेलेमिया में छोटा हो सकता है, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन हम लोग बोले थे कि अनियंत्रित होके इतनी बार धड़कता है कि क्या बोले 200 बार भी हो सकता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में पी अब्सेंट मिल सकता है। साइनो एट्रियल ब्लॉक है तो या तो ये अब्सेंट होगा या उल्टा हो सकता है। अगर साइनो एट्रियल में कोई प्रॉब्लम हो रही है सेनोड में, तो या तो ये अब्सेंट होगा पी वेव, या इन्वर्टेड मींस की उल्टा हो सकता है। तो जैसे ही एग्जांपल के लिए हम लोगों ने इसी क्यों पढ़ा कि ये पी वेव या और भी वेव का कोई शेप आता है कि ऐसा बना, तो एक्सपेक्टेड ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपरट्रॉफी हम लोग ये बोल रहे थे कि बढ़ गया है, थिकनेस बढ़ गया या इनलार्ज हो गया है, तो ये हम लोग ऐसा सोचे। हाइपरकेलेमिया जो है हम लोग बोले पोटेशियम का स्तर बढ़ गया। एट्रियल फिब्रिलेशन हम लोग ये बोले थे जिसमें जो एट्रिया है उसकी जो मूवमेंट है वो धड़कन बहुत अनियमित है और बहुत तेज गति है, जिससे रिलेशन है वो उसका बढ़ जाता है। तो ये था ईसीजी के कुछ पार्ट। सर नोट लिया। अभी तो डीएस कोटा मैडम क्यों है, डीएस कोटा मैडम हार्ट वाला बढ़िया से पढ़िएगा, तब इसको पढ़िएगा तब समझ में आएगा। क्लियर हुआ मैडम को कुछ कि नहीं? सुमंगली मैडम, जब हार्ट वाला बढ़िया से पढ़िएगा, हार्ट वाला ठीक से पढ़िएगा और उसके बाद तब इसको पढ़िएगा, तब आपको और क्लियर होगा। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो ये थोड़ा सा कठिन, क्योंकि ये उसी पर ईसीजी उसी के हार्ट की फंक्शनिंग पर, यानी हमको सब मालूम होगा कि कैसे साइनो एट्रियल वेव जो है जाती है, फिर कैसे वो वेंट्रिकुलर में जाती है, फिर कैसे परकिंसे फाइबर में जाती है, पूरी का पूरा इलेक्ट्रिकल डिस्क्रिप्शन है। तो उसी बेसिस पर वो वेव फॉर्म में है। लेकिन बेसिक हम लोग का ये है कि हम लोग काफी कुछ जान जाएं कि कैसे कोई देखे रिपोर्ट
तो हमको समझ में आ जाए कि हाँ भाई कैसे होना चाहिए और कैसा हमारा है सामान्य रूप से। बाद में धीरे धीरे जब हम कई अध्ययन करेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। प्रयत्न करेगा, पूरा प्रयत्न करेगा कि लार्ज हॉरिजॉन्टल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस थोड़ा नई समझता है, इसीलिए ये प्रैक्टिस करेगा। कौन सा LHM HM को बोल रही है, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। हाँ। ये भी मुश्किल है, ये भी हाँ। प्रैक्टिस कियागा। हाँ ठीक एक वीडियो कठिन है। वीडियो सुनकर ये भी प्रैक्टिस। LHM बता दूं 2 मिनट केवल। LHM को जब पढ़ना है तो एक यू टेक पोटैटो, आलू ले लीजिए, ठीक है, आलू को काटिए, एक बीच का स्लाइस, एक आगे का स्लाइस 2 और पीछे के 2। तब जब काट लीजिए तब उसके सब नंबरिंग लिख दीजिए। बीच वाले को 09 लिख लीजिए, आगे वाले को सब छोटा 1 2 लिख लीजिए, 3 4 लिख लीजिए बीच वाले को, पीछे वाले में पहले 5 6 लिखिए, फिर 7 8 लिखिए, 5 6 फिर 7 8। तब आपको क्लियर हो जाएगा विजन पूरा। ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, चिंता मत करिए, हो जाएगा। इसी प्रकार में हार्ट का पूरा जानने के लिए थोड़ा मुश्किल पढ़ना है, कुछ करना है। हाँ, हार्ट पढ़िए, उसको पूरा पढ़ लीजिए, पूरा लेक्चर सुन लीजिए वो वाला तिवारी जी का, फिर उसके बाद इसको पढ़िए, तब ये बहुत क्लियर हो जाएगा। ये हो सकता है 2 बार इसको पढ़ना पड़े क्योंकि ये कठिन है। हाँ, कठिन है, ये कठिन है। ये समझ में आ जाएगा तो कम से कम इतना मालूम हो जाएगा कि हम लोग कैसे उसको देखते हैं, बस। थैंक यू सर। हाँ तिवारी जी, रिकॉर्डिंग बंद हो गई? नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। बंद कर दीजिए और क्या, तो इसको उतना चल ही रही है हाँ, रिकॉर्डिंग। बंद कर दीजिए, उतना ही डालना सिस्टम पे। रिकॉर्डिंग नहीं तो अच्छा ठीक, तो बंद करें। हाँ हाँ ठीक, तो हम लोग जो है इसको ये देख लीजिए भाई, तिवारी जी ने जो है असल में देखिए कठिन है लेकिन मेहनत की गई है ताकि जो है आप लोगों के लिए कि हमको ये समझ में आए कि हमारा जो हार्ट की फंक्शनिंग है, हम ECG देखने का कोई तरीका तो हमको समझ में आ जाए कि अगर ये हमारी P वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स है, या इसका ग्राफ बनता है T वेव का, तो वो ग्राफ कैसे बनता है ये जरूर हमको मालूम होना चाहिए। यानी डोम शेप पहले बने, फिर उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स तेजी से वेंट्रिकुलर जब डिपोलराइजेशन होता है तो बहुत तेजी से होता है, तो उसको QRS कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। थोड़ा सा नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आता है, और दूसरा जो डोम बनता है वो थोड़ा सा बड़ा बनता है, T वेव वाला। तो इस तरह हम लोग उसको समझते हैं। और हम लोग कोई भी ज्ञान है किसी रूप में, सबके पास ज्ञान है, धीरे धीरे जो भी ट्रांसफर करते हैं उसको हम लोग कोशिश करनी चाहिए कि सारा ज्ञान ट्रांसफर करें। यही खेमका सर के सपने थे और यही उनका उद्देश्य था कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग तिवारी जी को धन्यवाद देते हुए और इसको हम लोग रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं। अब कोई और